हेलो स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास को शुरू करने के पहले लास्ट क्लास में दिए गए एक क्वेश्चन के ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे पास अगर दो इक्वेशंस दिए हैं तो उनके सॉल्यूशंस क्या एक से ज्यादा फाइनाइट हो सकते हैं, यानी कि 3 सॉल्यूशन 5 सॉल्यूशन, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? तो सबसे पहले देखते हैं भाई इसका कारण क्या हो सकता है। अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन दिया है सपोज इस तरह से, और हमसे कोई कहे कि भाई एक और स्ट्रेट लाइन है जो इसको 2 बार काटे, सिर्फ 2 बार, तो आप खुद सोचो, अगर यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ है, हमने कहा यहाँ पे कट करता है और यहाँ पे कट करता है, एक स्ट्रेट लाइन L1 को अगर कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन L2 एक से ज्यादा पॉइंट्स पे काटने की कोशिश करे तो कैसा होगा? देखिए भाई, मान लो यहाँ से आपका लाइन निकल गया इस तरह से, अब वापस से आप L2 पे ही कट करना चाहते हैं सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पर, तो ऐसा काम एक स्ट्रेट लाइन तो कर ही नहीं सकती ना। यानी कि आप खुद सोचो, अगर एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकल गई, वो वापस थोड़ी ना आएगी घूम करके। तो ये चीज एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकती, ये कर्व में होती है, लाइन में नहीं होती है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस। तो इसका आंसर है नहीं, हमारे पास सॉल्यूशन कभी भी एक से ज्यादा फाइनाइट नहीं हो सकते, सिर्फ 3 यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन, सिर्फ यही 3 पॉसिबिलिटीज होती है। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट कहां से आया और मैट्रिसेस इसमें हमारी क्या मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बीच में एक बड़ा ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट आता है मैट्रिसेस का, यानी कि एक साइमल्टेनियस इक्वेशन को या इवन एक बड़े सिस्टम को देखने के लिए मैट्रिसेस किस तरीके से यूजफुल होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए रिकॉल करते हैं प्रीवियस क्लास का डिस्कशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिस्टम पढ़ा था, यानी कि एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं चलो उसको फिलहाल अभी। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में करा था इस तरीके का कुछ हमने कंसीडर किया था, कुछ एक ले लेते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, एक ये ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अब इस साइमल्टेनियस इक्वेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज देखिए, इस पार्ट को हम लोग एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जरा एक ऑब्जर्वेशन देखिए, अगर हम लोग एक मैट्रिक्स ले लें जिसके कोएफिशिएंट यही हो जो ऊपर लिखे हैं, यानी इनके कोएफिशिएंट a1 b1 और इसके कोएफिशिएंट ले लें a2 b2। अगर सोचो हम इस तरीके से एक मैट्रिक्स ले लें, ठीक, और अगर हम उसमें हमारे अननोन कौन है जिनको हम निकाल रहे हैं एक्स वाई, अगर उनको हम इस तरह से लिखते हैं एक्स और वाई, तो आप जरा एक बार इसको सॉल्व करके देखो। यहां पे आएगा a1x प्लस b1y, तो ऊपर आ जाएगा a1x प्लस b1y, यहां आ रहा है a2x प्लस b2y, यहां पे कितना आ रहा है a2x प्लस b2y। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो देखो, तो यार ये तो एक ही चीज आ रही है, तो ये छोटी सी चीज आपको बहुत सिंपल सी बात बता रही है क्या, कि आप इस रिप्रेजेंटेशन को हटा करके इसको एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हो। यानी कि ऊपर वाला जो सिस्टम है हमारा, चलो इसका नाम रख देते हैं स्टार। तो ये जो हमारा स्टार सिस्टम है, इसको देखने का मेरे पास एक और तरीका है। हम लोग कह सकते हैं कि भाई स्टार कैन बी ऑल्सो गिवन एज, स्टार कैन बी ऑल्सो गिवन एज, स्टार को हम लोग बुला सकते हैं क्या, a1 a2, यहां पे a2 नहीं, यहां पर कितना ले रहे हैं हम लोग, यहां पर हम लोग ले रहे हैं b1, तो a1 b1 a2 b2, इस तरीके का एक ले लेते हैं मैट्रिक्स। यहां पर हम लोग लिख देते हैं x, यहां पे लिख देते हैं y, और यहां पे लिख देते हैं c1 c2। देखिए, तो ये रिप्रेजेंटेशन बड़ा ही आसान हो गया ना, चीजों को देखने का ये तो बड़ा सिंपल तरीका है भाई, a1 b1 a2 b2 xy c1 c2। तो इसको ऐसे देखना ज्यादा बेहतर लगता है, ज्यादा सुंदर लगता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि भाई हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, ये हमारा, ये हो गया मेरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। वेरी इजी। इसके फायदे बहुत सारे हैं, अभी आपको दिखेंगे। अभी यहाँ पे लगेगा यार इसका क्या फायदा है, बहुत फायदे अभी आगे हम लोग देखेंगे। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग इस मैट्रिक्स को, है तो मैट्रिक्स ही, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स को हम लोग नाम दे देते हैं ए, इस मैट्रिक्स को हम लोग नाम दे देते हैं ए, और यहां पे एक XY मैट्रिक्स दे रखी है ना,
ये वाली, ये क्या है, अननोन है, अननोन है। तो अपने अननोन को लिखने के लिए हम लोग सिंपल एक ले लेते हैं x कैपिटल। x का मतलब है कि भाई मेरा अननोन क्या है, और सामने जो आ रहा है ये वाला वेक्टर, जो वेक्टर मतलब ये जो कॉलम फिलहाल हम लोग लिख रहे हैं, इसका हम लोग नाम रख देते हैं कैपिटल B। तो अगर हम इस तरीके से अपने इस सिस्टम को, इस 2x2 के साइमल्टेनियस इक्वेशन को लिखना चाहें तो हम इसको Ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप ये देखो ये कितना कंसाइज हो गया, कितना कंसाइज हो गया। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर कभी भी मेरे पास कोई सिस्टम का जनरल रिप्रेजेंटेशन पूछना चाहे तो हम उसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि भाई Ax is equal to B. This can also represent this similar system where फिलहाल मेरा A जो है वो 2x2 का है, मेरा X जो है अननोन है, कितने, 2। तो हम कह सकते हैं कि 2 रो हैं, 1 कॉलम है, और मेरा जो B है सामने वो कितना है, फिलहाल के लिए वो भी 2x1 है। देखिए आ गया समझ में। तो दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर माई साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसको एक बार देख लीजिए बहुत अच्छे से, फिर कुछ एग्जांपल इस पे देख लेते हैं। अपने कॉन्सेप्ट को और कंक्रीट करने के लिए आइए देखते हैं कि कोई भी सिस्टम को क्या हम x इज इक्वल टू बी के डिनोशन में लिख सकते हैं। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, किसी ने बोला कि भाई आपको एक सिस्टम हम दे रहे हैं x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई माइनस 7z इज इक्वल टू 7, 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 3। तो भाई क्या इसको भी आप ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में डिनोट कर सकते हो? पहले a बनाओ, फिर x बनाओ, b बनाओ, लिख दो फॉर्म। तो सबसे पहले a बनाते हैं। a क्या है, मेरी कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स है। भाई कोएफिशिएंट्स लेते हो आप यहाँ पे, तो x का 1, y का 2, z का -3। तो हमने लिखा 1 2 -3। नीचे आए x का 1, y का 1, z का -7। नीचे आए x का 2, y का -1, z का 4। हो गया। अब भाई एक बात का ध्यान रखना, अगर ऊपर पहले x लिया है, बाद में y, बाद में z, तो नीचे की रोज में भी वही चलना चाहिए। ऐसा मत कर देना कि z यहां आगे आ गया, आपने उसका कोएफिशिएंट लिख दिया। नहीं, सेम टू सेम वेरिएबल्स होने चाहिए ऊपर नीचे, तभी वो करेक्ट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी। खैर ये हो गया a। अब यहाँ पे अननोन्स क्या है मेरे, अननोन क्या है देखिए, x y z जो मेरे वेरिएबल हैं। आपने जिस ऑर्डर में यहां लिया है, अगर आपने x को यहां पहला लिया है तो आप इसको पहला मानिए, y को दूसरा मानिए, z को तीसरा मानिए, ठीक है। उसी ऑर्डर में यहां लिख दीजिए x y z, ये हो गया। और अगर हम लोग यहां पर b बनाना चाहें, b की कॉलम मैट्रिक्स बनाना चाहें, तो ये कितनी आएगी बेटा, 1 7 3 आ रहा है, जैसे जिस ऑर्डर में आ रहा है वैसे लिख दो, 1 7 3। तो ये कितना आ जाएगा, 1 7 3, खत्म। तो अगर हम ये रिप्रेजेंटेशन ले लें तो भाई इसको भी हम लोग ने क्या लिख दिया, ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख दिया। इसको भी हमने ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख दिया। अब यहां पे कोई ये सोच सकता है कि सर क्या हमेशा ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होगा क्या? आप क्या हमेशा इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में लिख सकते हो? ऐसा थोड़ी ना जरूरी है, हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस रिप्रेजेंटेशन को ऐसा लिखना चाहें, किसी ने बोला कि भाई आप इसमें लिख के दिखाओ, x माइनस 1 प्लस 2z प्लस w इज इक्वल टू 1, x माइनस 3y प्लस z प्लस 2w इज इक्वल टू 5। मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई मेरा ये इक्वेशन है, आप क्या इसको x इज इक्वल टू बी में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। पहले बनाएंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, चलो बनाओ मेरे साथ। x का कोएफिशिएंट पहला 1 माइनस 1 y का है, z का 2 है, w का 1, नीचे x का 1, यहां आएगा -3, यहां आएगा 1, यहां आएगा 2। ये क्या हो जाती है a। b क्या हो जाएगी यहां पे, सामने RHS वाले 1 5। x क्या हो जाएंगे बोलो, x हो जाएंगे यहां पे अननोन 1 2 3 4, 4 अननोन है, कौन कौन, x y z और w। तो ये हो गया x y z w, यहां हो गया x y z w, ये हो गए। तो इसको भी हम लिख सकते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, ये इसका ऑर्डर क्या है, 4 रो है 2 कॉलम, सॉरी 2 रो है 4 कॉलम है, यहां पे 2 रो 1 कॉलम, और यहां पे 4x1 कुछ। अब यहां पर ये भी डाउट आ सकता है किसी को कि भाई अगर हमारे पास जैसे 2x4 2x1 4x1 है, तो ऐसा सिस्टम डिफाइन करने में कोई परेशानी होगी क्या? जैसे कि स्क्वायर में तो आराम से दिख जाता है, यहां पर ऑर्डर्स अलग अलग हो जाते हैं कि ऐसे कोई परेशानी होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर आप यहां पे देखिए तो यहां पे एक ऐसा है 2x4 है ना, b 2x1 और x है 4x1। तो यहां पे जब हम इसमें x ऑपरेट करते हैं तो 4x1 बनेगा। यहां कितना आएगा सामने, हमारा b कैसा है, 2x1 का है।
तो यहाँ पे एक बात समझिए भाई, अगर यहाँ 4 है यहाँ 4 है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और जो बाहर वाले होते हैं वही ऑर्डर होता है प्रोडक्ट का। तो यहां से देख सकते हैं, यानी कि हमको अगर कोई भी इस तरीके का एक इक्वेशन का सिस्टम दिया हो जिसमें चाहे वेरिएबल्स ज्यादा हो जाएं या इक्वेशंस कितने भी नंबर के रखें, हम हमेशा ही उसको एक फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं जो है ax इज इक्वल टू बी। तो अगर मेरे पास ये पावर आ गई कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी नंबर ऑफ इक्वेशंस को, चाहे वो जितने अननोन रखता हो, उसको अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यही रास्ता होता है एक जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लिखने का। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे लिखा जाता है। तो चलिए मानते हैं कि मेरे पास एक सिस्टम है, यानी कि सिस्टम बोले तो एक इक्वेशंस का कलेक्शन है। हमने कहा लेट अस हैव द फॉलोइंग, लेट अस हैव द फॉलोइंग इक्वेशंस। मानते हैं कि मेरे पास ये इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी हैं आइए देखें। मेरे पास देखो, अब जैसे हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इस तरीके का जब फॉर्म लिखते हैं तो उसमें भाई अल्फाबेट्स पे कंडीशन है ना, यानी कि आप 26 अगर अननोन ले लोगे तो उसके बाद नया कैसे लिखोगे। तो ए बी सी डी लिखने से बेहतर होता है, अगर हमको जनरल सिस्टम लिखना है तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं कि हमने ले लिया a11 और अपने अननोन x1 ले लिया, प्लस a12 सेकेंड अननोन को हमने x2 मान लिया, प्लस a13 सेकेंड थर्ड अननोन को हमने x3 मान लिया, प्लस डॉट 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 an xn। तो हमने यहां पर n अननोन्स के बारे में लिख दिया, भाई 3 4 5 होता है वैसे ही n, और हमने सामने वाले अननोन को जो कांस्टेंट में आता है उसको हमने b1 मान लिया। सेकेंड रो को लिखने के लिए हमने लिखा a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 प्लस डॉट 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 प्लस a2n, यहाँ पे 1n होगा, यहाँ पे 2n xn इज इक्वल टू b2। अगर सपोज करो मेरे पास n अननोन है जैसा कि यहाँ दिख रहा है, और नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ अननोन्स हमेशा बराबर हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो हमने कहा मान लो मेरे पास m नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो हमने कहा a m1 x1 प्लस a m2 x2 प्लस a m3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस a mn xn, और लास्ट में मेरे पास कितना आ जाएगा b, कितना चल रहा है m, तो यहां पे कितना आ जाएगा bm। अब यहां पर हमने क्या दिखाया, यहां पर मेरे पास देखिए m इक्वेशंस है, m इक्वेशंस है और मेरे पास n अननोन्स है, ठीक है, m इक्वेशंस और n अननोन्स। यानी कि मेरे पास इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन से लेकर m नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, और अननोन कितने हैं x1 x2 से लेकर xn। तो देखिए टोटली आर्बिट्रेरी है ना, m और n का वैल्यू बराबर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो इस तरह के जब मेरे पास एक कलेक्शन आ जाए, इस तरह का एक कलेक्शन जब मेरे पास आ जाए, इस कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन m इक्वेशंस एंड n अननोन्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज called as system of m equations n unknowns। और यहां पे हमारा टारगेट क्या है, यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जब हमको ये दिया जाए तो मेरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है, मेरा ऑब्जेक्टिव है भाई, पहले क्या होता था ऐसे एक्स वाई निकालना जो हमारे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। तो यहां पर क्या है, हमें ऐसा अननोन x1 x2 x3 xn, यानी कि ऐसे वैल्यूज चाहिए x1 x2 x3 xn तक के जो इन सारी इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। यानी कि पहले दो को करता था, अब यहां पे इन m इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड सच x1 x2 x3 डॉट 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 xn which satisfy all m equations, all
m इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, ये मेरा टारगेट है। और यही चीज हमें देखनी है कि भाई कब ऐसा हो पाएगा कि ऐसे x1 x2 x3 मिलेंगे। तो पहला सवाल है कि कब मिलेंगे, और दूसरा है अगर मिलेंगे तो किस तरह के मिलेंगे। पहला सवाल है कि मिलते हैं या नहीं मिलते, पहली बात तो ये है टू फाइंड सच, मिलते हैं तो यहां पर एक काम करते हैं, इस क्लैरिटी के लिए इसको लिख लेते हैं, इफ दे एग्जिस्ट, अगर करते हैं तो पहला प्रश्न तो ये है कि भाई कि कब करेंगे, और अगर करेंगे तो उनका नेचर कैसा होगा। तो इस ब्रीफ इंफॉर्मेशन को तो पहले लेक्चर में हम लोग एक तरीके से देख चुके हैं, बस उसी को हमें यहाँ पे जनरली देखना है। तो ये रहा आपके पास एक सिस्टम, m इक्वेशन n अननोन, और हमारा टारगेट है टू फाइंड सच x1 x2 xn व्हिच सैटिस्फाई ऑल m इक्वेशंस साइमल्टेनियसली इफ दे एग्जिस्ट। ठीक है, इस सिस्टम को अगर हम चाहें कि भाई इसको हम ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिखें तो अब तो बड़ा आसान है आपके लिए। तो अगर आप यहां पर ऐसा ले लो, अगर आप अज्यूम कर लो a को, देखो ऐसे a11 a12 a13 डॉट 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 a1n a21 a22 a23 डॉट 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 a2n। ठीक है, अगर इस तरीके का हम लोग डॉट 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 am1 am2 डॉट 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 amn, अगर हम इस तरह का एक a ले लें, अगर हम इस तरह का x ले लें, मेरे पास कितने अननोन है x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये हो गया। और मेरे पास यहाँ पे b कैसा हो जाएगा, b हो जाएगा b1 b2 b3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा bn, bm हो जाएगा क्योंकि m अननोन लेके चल रहे हैं, राइट। तो अगर हम ऐसा ले लें तो हम इस सिस्टम को भी लिख सकते हैं, इस सिस्टम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इस पूरे सिस्टम को हम स्टार मानते हैं तो हम लोग स्टार को ऐसे भी लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू बी, ये तो भाई हमेशा ही होता है, आपको हमने बताया, ये भी x इज इक्वल टू बी का रिप्रेजेंटेशन। तो यहां से आप देखो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमें इक्वेशन मतलब डेफिनेशन मिल गया, क्या मतलब होता है, कैसे लिखा जाता है, शॉर्ट में कैसे डिनोट किया जाता है, और हम क्यों ये पढ़ते हैं। अब आगे के लेक्चर्स में हम लोग ये देखेंगे कि भाई ये सिस्टम किस किस तरह का होता है, किस किस प्रकार से इस सिस्टम को हम लोग लिख सकते हैं, और उन डिफरेंट वेज में आने वाले सॉल्यूशंस कैसे कैसे दिखते हैं और उन तक कैसे पहुंचा जाता है। तो ये हमारा आगे आने वाले लेक्चर्स का मोटिवेशन होगा। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर।